हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल का जो पेपर सेकंड है सोशल थिंकर्स या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, उसमें हम अगस्त कॉम्ट के जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में उनके विचारों का जो योगदान है उसकी चर्चा हम पिछले 15-16 वीडियोज़ में करते हुए आए हैं। आज ये अंतिम वीडियो अगस्त कॉम्ट पर है, जिसमें हम एक तरह से सम अप करेंगे, कंक्लूडिंग रूप में देखेंगे कि उनका जो भी हमने पहले किया है 15-16 वीडियोज़ में, उसे हम एक तरह से समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको डे 1 पे एक फॉर्मेट, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बताया था आपको कि किसी भी सोशल थिंकर या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की अगर हमें स्टडी करनी हो तो एक तरह से इन मुद्दों पर या इस पैटर्न पे अगर हम उसकी स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाएं, उसके अकॉर्डिंग हम आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करें, तो मुझे लगता है कि हम हर समय हमें बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर समय एक कंसोलिडेटेड वे में हम उस थिंकर के बारे में कुछ ना कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। अब जैसे देखिए, ये हम अगस्त कॉम्ट पढ़ रहे हैं, तो सोशल या सोशियोलॉजिकल थिंकर क्या हो गया? अगस्त कॉम्ट 1798 to 1857, ये उनका एक तरह से इस समय तक उनका जीवन था। अब हम पहला टॉपिक दी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में किसी भी थिंकर का क्या होता है? सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि वो जिस अवधि में मानवता के इतिहास में वो अस्तित्व में रहे थे, उस समय एक डोमिनेटिंग मोड ऑफ थॉट क्या था, उनकी जो नेशनलिटी थी या सोशियो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट था। जैसे ये फ्रेंच विद्वान थे, तो फ्रेंच सोसाइटी इस हिस्टोरिकल एरा में, फ्रेंच सोसाइटी में किस प्रकार की डोमिनेटिंग सोशियो कल्चरल एक तरह से सेटअप था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप था, और इंटेलेक्चुअल फोर्सेस कौन सी थी जो उस समय डोमिनेट करती थी। द मेन या ब्रेन की हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्लुएंस बाय, मतलब वो पर्टिकुलर जो सोशल थिंकर्स है इस कॉन्टेक्स्ट में अगस्त कॉम्ट, वो किन अपने कॉन्टेम्प्रेरी या अपने जो प्रिसीडिंग या जो प्रिसीडिंग या फॉरेनर जो विद्वान थे उनसे किन से प्रभावित थे, और उन्होंने अपने आइडिया से किन आगे आने वाले जो सब्सिक्वेंट और जो कमिंग जनरेशन्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स थी उनको उन्होंने प्रभावित किया। यानी कि वो किससे प्रभावित हुए, उनके विचारों के निर्माण में किन विद्वानों ने योगदान दिया और किसको आगे उनके विचारों ने प्रभावित किया। यानी कि वो किसके लिए जायंट की, फॉर हुम ही प्लेड द रोल ऑफ द जायंट, किन के लिए वो एक जायंट थे, एक महान एक तरह से विचारक थे। फिर हम ये करते हुए आए हैं पिछले 16-17 वीडियोस में। मैं एक तरह से सम अप इसे कर रहा हूँ। दी वर्क, यानी कि वो जो पर्टिकुलर थिंकर है उन्होंने क्या काम किया, उनका वर्क क्या था, उन्होंने बुक्स कौन कौन से लिखी, उन्होंने पीरियोडिकल्स या जर्नल्स अगर उन्होंने योगदान दिया तो वो कौन कौन सी थी। फिर फाइनल एक पॉइंट होता है दी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है उनका योगदान, अब ये योगदान हम अलग अलग हेड्स में देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में देख सकते हैं उनका क्या योगदान रहा। जैसे फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एक समाजशास्त्र के सामाजिक विद्वानों की हम बात कर रहे हैं, समाजशास्त्रियों की बात कर रहे हैं, तो समाजशास्त्र के उद्भव और उसके विकास, उसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में और उसके डेवलपमेंट में, फाउंडेशन और डेवलपमेंट में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या योगदान था, ये ओवरऑल एक तरह से योगदान है। कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या था उसका, अगस्त कॉम्ट के संदर्भ में देखें तो अगस्त कॉम्ट ने ऑल्ट्रिज्म की कंसेप्ट दी थी, सोशल इंजीनियरिंग की कंसेप्ट दी थी, पॉजिटिविज्म की कंसेप्ट दी थी, पॉजिटिव रिलीजन की कंसेप्ट दी थी, है ना, एक तरह से पॉजिटिव पॉलिटिक्स की उन्होंने कंसेप्ट दी थी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की उन्होंने कंसेप्ट दी थी। तो ये उनका कंसेप्चुअल जो वोकेबलरी उन्होंने डेवलप की थी, साइंटिफिक वोकेबलरी टू अंडरस्टैंड द वेरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था कंसेप्चुअल। फिर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो एक तरह से क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज या ओंटोलॉजिकल डिबेट्स में या एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट्स में या एक्सोलॉजिकल डिबेट्स में उनका क्या योगदान था। अगस्त कॉम्ट के संदर्भ में हम देखें तो अगस्त कॉम्ट ने एक तरह से पॉजिटिविस्ट जो फिलोसॉफी थी या पॉजिटिविज्म था, उन्होंने सर्वप्रथम ये स्थापित किया कि सामाजिक घटनाओं का और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, पॉजिटिव मेथड्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, कंपैरिजन और हिस्टोरिकल जो एनालिसिस है, वो सभी जो मेथड्स थे वो सोशियोलॉजिकल मेथड्स
के डेवलपमेंट में उनके योगदान को दर्शाता है। फिर थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशंस हम देखते हैं कि क्या उन्होंने कोई मेजर थ्योरी या प्रिंसिपल या कोई लॉ उन्होंने प्रोपाउंड किया था। तो इस दृष्टि से देखें तो अगस्ट कॉम्ट ने लॉज डेवलप किए थे, लॉज डिस्कवर किए थे। ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमैनिटी एज ए टोटलिटी का जो ऐतिहासिक यात्रा रही है उसके संदर्भ में इवोल्यूशनरी जो प्रिंसिपल था उसको उन्होंने डेवलप किया, थ्योरी को डेवलप किया। साथ ही एक सोसाइटी किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करती है, सोशल ऑर्गेनिज्म एंटिटी के रूप में काम करती है, इस दृष्टिकोण से उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया था वो था ऑर्गेनिज्मिक मॉडल। तो ऑर्गेनिज्मिक मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, और इसी आधार पर उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार समाज के जो विभिन्न अंग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनली अटैच्ड हैं, फंक्शनली कनेक्टेड हैं, और किस प्रकार से जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो होल को सस्टेन करने के लिए, उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपना किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करती हैं। यही आगे चलकर एक जो 75% ऑफ सोशियोलॉजी है, मॉडर्न सोशियोलॉजी है, जिसे हम स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जिसमें आप देखिए वेबर को आप काउंट कर सकते हैं, डर्कहाइम को काउंट कर सकते हैं, पार्सन्स, मर्टन, ये सारे स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं, डेविस। तो इन सब के लिए अगस्ट कॉम्ट क्या थे? जायंट थे, क्योंकि इन्होंने सब ने अगस्ट कॉम्ट के विचारों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। फंक्शनलिज्म, चाहे फंक्शनल पैराडाइम हो ये, और स्पेसिफिकली हम देखें तो द लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस या ह्यूमन माइंड, ये उनकी एक थ्योरी थी। हायरार्की ऑफ द सोशल साइंसेज, ये उनका एक थ्योरी थी। द लॉ आप देखिए पॉजिटिविस्टिक थ्योरी उन्होंने दी थी। आप द थ्योरी ऑफ मोरलिटी उन्होंने दी थी, नैतिकता का सिद्धांत। तो ये उनकी थ्योरीज थी, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन था अगस्ट कॉम्ट का। अब है कंट्रीब्यूशन टू अप्लाइड सोशियोलॉजी। अब देखिए अगस्ट कॉम्ट ने उस समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान के 2 पहलू होते हैं, एक सैद्धांतिक पहलू और एक व्यवहारिक पहलू। सैद्धांतिक पहलू के बराबर ही व्यवहारिक पहलू भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा ज्ञान कतई उपयोगी नहीं है जिसके उपयोग से दिन प्रतिदिन की या जो वास्तविक जो रियल वर्ल्ड है उसकी मानवीय समस्याओं को या मानवता को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता, और ह्यूमन जो कंडीशंस है उसको एमेलियोरेट नहीं किया जा सकता हो। फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशंस social engineering is required, and this social engineering must be founded on the principles discovered by the scientific or the positivistic science of society, जिसे उन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया। तो एक तरह से उन्होंने थियोरेटिकल सोशियोलॉजी के साथ साथ अप्लाइड सोशियोलॉजी पर भी काफ़ी जोर दिया था। अब फाइनल एक होता है कि क्रिटिकल इवेल्यूएशन। अब हम क्रिटिकल इवेल्यूएशन में उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं कि इन विच एस्पेक्ट्स ही सक्सीडेड to elaborate or he succeeded to throw light, or on which aspects he failed to throw light। अब ये succeeded और failed में देखें तो अगस्ट कॉम्ट ने समाज के एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान की स्थापना की क्या स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, उसका क्या भूमिका हो सकती है, रोल क्या हो सकती है, एक समाजशास्त्री की भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए, और किस प्रकार ये जो पॉजिटिव सिद्धांत हैं ये एक पॉजिटिव सोसाइटी और एक पॉजिटिव रिलीजन और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के निर्माण में किस प्रकार से मददगार हो सकते हैं। इन सब मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया था। उनकी जो मेजर कंसर्न थी अगस्ट कॉम्ट की, वो थी कि समाज में दोनों ही प्रकार की चीज़ें, प्रगति और व्यवस्था, ऑर्डर, दोनों ही आवश्यक हैं। अब चूंकि कंसेप्चुअली हम देखें, टेक्निकली हम देखें तो जो ऑर्डर है, स्थायित्व, वो ऑर्डर आवश्यक है, एक प्रकार के स्थायित्व की मांग करता है वो, कि यानी कि परिवर्तन का विरोध करता है ऑर्डर, व्यवस्था। जबकि प्रगति है वो परिवर्तन का पक्ष करती है, परिवर्तन होने पर ही प्रगति संभव हो सकती है। तो एक तरह से ये जो 2 टेक्निकली पोलर अपोजिट जो कंसेप्ट्स हैं, इनके बीच में सिंथेसिस करने का काम अगस्ट कॉम्ट ने किया था। उनके अनुसार पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी और जो पॉजिटिव नॉलेज है सोसाइटी का, सोशियोलॉजी के फॉर्म में, सोशियोलॉजी के रूप में, वो ऑर्डर और प्रोग्रेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके बीच में एक मैजिकल, एक वेरी फिजिबल और एप्लीकेबल और यूनिवर्सल काइंड ऑफ सिंथेसिस करने की स्थिति में है। अब ये उनकी वो वेदर ही वाज बोस्टिंग अबाउट द रोल ऑफ सोशियोलॉजी और नॉट, ये हम पढ़ के ही डिसाइड कर सकते हैं। और जहाँ तक उन्होंने फेल होने की बात है तो उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस किए थे कि रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, या एक तरह से
जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज की समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि जैसे जैसे लोग पॉजिटिविस्टिक, एज सुन एज पीपल आर गेटिंग मोर रैशनल, दे आर ऑल्सो गेटिंग मोर क्रूकेड। वो बहुत ज़्यादा तरीके से गलत काम करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से समाज तो रिस्क सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, ज़्यादा डेंजर्स हैं सोसाइटी में, ज़्यादा थ्रेट्स हैं, रिस्क्स हैं। तो अगस्ट कॉम्ट का वो क्लेम कि समाजशास्त्र है वो अपने पॉजिटिव नॉलेज के माध्यम से समाज को बेटर बना देगा, अच्छा बना देगा, सारी समस्याएं दूर कर देगा, वो तो हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से ये उनकी जो थ्योरी थी उनकी कुछ कमियां थी। अब समिंग अप में हम देखते हैं कंटिन्यूइंग रेलेवेंस क्या है, उनकी जो भी फिलॉसफी थी उसकी आज के समय में क्या वैल्यू है। तो इस रूप में हम देखें तो अगस्ट कॉम्ट की जो सिंथेटिक अप्रोच थी, ही इज़ रिगार्डेड एज द चैंपियन ऑफ द सिंथेटिक अप्रोच। उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच में सामंजस्य या संश्लेषण स्थापित करने की कोशिश की अपने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट के माध्यम से। उन्होंने ये दर्शाया कि केवल इंटेलेक्ट और रैशनैलिटी के आधार पर बेटर सोसाइटी नहीं आ सकती है, बल्कि ये जो ह्यूमन इंटेलेक्ट और रैशनैलिटी है, ये जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं, दे मस्ट बी गाइडेड बाय सर्टेन काइंड ऑफ एथिकल गाइड्स, एथिकल गाइडलाइंस, एथिकल इम्पेरेटिव्स। और ये एथिकल इम्पेरेटिव्स के आधार पर जब लोग एथिकल हो जाएंगे, एथिकल होकर वो पॉजिटिव नॉलेज का उपयोग करते हुए बेटर सोसाइटी की एक तरह से स्थापना कर सकते हैं। तो आज अब देखिए यूपीएससी में एक पेपर जोड़ा गया है पूरा एथिक्स पर। तो आज एथिक्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? यदि हम एथिक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं दुनिया में एक ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल ब्रदरहुड के डेवलपमेंट के लिए, ताकि एज ए होल द एंटायर ग्लोब, एंटायर प्लेनेट एज ए होल कैन मूव टुवर्ड मूव ऑन द पाथ ऑफ, ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आवश्यक है कि विभिन्न जो अलग अलग समाज हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, इस टोटल जो होलिस्टिक वर्ल्ड सोसाइटी है उसको निर्माण करने वाली, उनके बीच में सामंजस्य हो। और ये सामंजस्य तभी हो सकता है कि उनके बीच में एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल एथिकल फाउंडेशन पे वो सब कंसेंसस हो उनकी। तो यहाँ थोड़े थोड़े विचार हम देख सकते हैं कि अगस्ट कॉम्ट ने एलिमेंट्री लेवल पर इन सारी आवश्यकताओं को उस समय ही उन्होंने इस सारी चीज़ों की पहचान कर ली थी। तो आज भी ये जो मेजर कंसर्न्स थी अगस्ट कॉम्ट की, वो आज भी बनी हुई हैं, और आज भी जो समाजशास्त्री हैं वो अगस्ट कॉम्ट के विचारों से निरंतर एक तरह से प्रेरणा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से हमने 15-16 वीडियोस में अगस्ट कॉम्ट को एक तरह से काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। जहाँ तक मेरा खुद का, मैंने इतना समय अगस्त कॉम्ट को इसलिए दिया क्योंकि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं अगस्त कॉम्ट। मुझे लगता है कि ये वो विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र की वर्तमान दशा और दिशा को एक तरह से उसी ज़माने में उसी समय तय कर दिया था, मोटा मोटा एक स्केलेटन हमें दे दिया था। अब हम एक तरह से उसमें फ्लैश ही फिल कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगस्त कॉम्ट साहब का एक तरह से हम पूरे भी आइडियाज़ को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नए सोशल थिंकर की बात करेंगे जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। एक तरह से उन्हीं के, ही इज़ रिगार्डेड टू बी ए ट्रू एयर ऑफ अगस्ट कॉम्ट। वे अगस्ट कॉम्ट के सच्चे उत्तराधिकारी माने जाते हैं। हालांकि ठीक है, इनकी नेशनैलिटी अलग थी। अगस्ट कॉम्ट फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, जबकि जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर है उन्हें ब्रिटिश सोशियोलॉजी के पिता या फादर ऑफ ब्रिटिश सोशियोलॉजी माना जाता है।